ओ माय गॉड, कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लड़की है, लेकिन इसकी हालत तो देखो। नर्स ने दुख और अफसोस के साथ सर हिलाकर ये बात कही थी, जबकि डॉक्टर अर्नब ने उसके चेहरे की ओर देखा और उसने भी दुख से सिर हिला दिया। कुछ देर पहले ही वो अपने केबिन में थोड़ी देर आराम करने गया था, तभी आपातकालीन केस आया था। एक नर्स भागती हुई उसके केबिन में आई थी। डॉक्टर अर्नब, एक बहुत इमरजेंसी केस है, शायद लड़की बच न सके। आप एक बार देख लें, हो सकता है उसकी ज़िंदगी उससे वापस मिल जाए। डॉक्टर अर्नब अगर गहरी नींद में भी होता तब भी मरीज के लिए दौड़ा चला आता। ये तो फिर भी वो अस्पताल में था और एक इमरजेंसी केस था। तुरंत अपना कोट पहनता हुआ वो कमरे से बाहर निकला था, जहां एक लड़की को स्ट्रेचर पर डालकर उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जा रहा था। लड़की काफ़ी जख्मी हालत में थी, सर से खून बह रहा था, जबकि शायद उसका एक हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका था, क्योंकि वो एक ओर को उल्टा हुआ था। एक गंभीर एक्सीडेंट का मामला था और मरीज की हालत बेहद चिंताजनक थी। अर्नब तेजी से आगे बढ़ा और मरीज की जांच करने लगा। उसे सिर के पिछले हिस्से में गहरी चोटें आई हुई थीं। एक हाथ ही नहीं बल्कि दोनों टांगें भी फ्रैक्चर हो चुकी थीं। पैर से खून बह रहा था, क्योंकि लड़की के पैर का नाखून भी उखड़ चुका था। खून बहुत अधिक बह चुका था। मरीज के साथ कौन है? अर्नब ने जल्दी जल्दी उसे चेक करते हुए नर्स से पूछा था। सर, मरीज के साथ कोई भी नहीं है। स्थानीय लोगों ने इसे अस्पताल पहुंचाया है। अर्नब एक गहरी सांस लेकर रह गया था। मरीज अकेली थी, कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला साथ नहीं था। इसके बावजूद अर्नब ने अपनी जिम्मेदारी पर उसे तुरंत एडमिट करवा दिया। प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसने तय किया कि बिना ऑपरेशन कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि लड़की के सर का पिछला हिस्सा काफ़ी डैमेज हुआ था और तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया। घंटों की मेहनत, लगातार संघर्ष और पसीने से तर डॉक्टर अर्नब ने आखिरकार ऑपरेशन सफल बना दिया था। आने वाले 12 घंटे जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष थे, लेकिन मरीज की किस्मत अच्छी थी। इतना भयानक हादसा होने के बाद भी वो सुरक्षित थी, जीवित थी। ये इलाका एक पहाड़ी इलाका था, जहाँ हर कुछ दिन में एक एक्सीडेंट होना आम बात थी, लेकिन इस तरह की अवस्था में कोई मरीज पहले कभी नहीं आया था। जो लड़की सामने थी उसकी उम्र यही कोई 20-21 साल रही होगी। वो देखने में बेहद खूबसूरत और किसी सभ्य परिवार की लग रही थी। जख्मी होने के बाद भी उसका चेहरा अर्नब को बेचैन कर गया था। उसकी सुंदरता दर्द में भी जैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मैं टूटी हूँ मगर बिखरी नहीं, मुझे जीना है, जिंदगी और मौत की जंग में मुझे जीतना है। अर्नब ने झटके से अपने मन को रोका और खुद को संयत किया। उसका काम सेवा करना था, न कि भावनाओं में बहना। पूरे 10 घंटे के बाद लड़की को होश आया था। उसने हल्के से आंखें खोली थीं, लेकिन अगले ही पल दर्द के मारे बुरी तरह करहा उठी थी। नर्स भागकर अर्नब को बुलाकर लाई थी। उसके दर्द से तड़पते वजूद को आराम पहुंचाने के लिए नर्स ने उसे एक सुकून का इंजेक्शन लगा दिया था और फिर वो थोड़ी ही देर में दोबारा होशो हवास से बेगाना हो गई। अर्नब को सुकून था कि लड़की होश में आ चुकी है और अब खतरे से बाहर है। नर्स से उसका ख्याल रखने का कहकर वो रूम से बाहर आ गया था। मरीज के किसी भी परिजन का कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा था। उसकी गाड़ी खाई में गिरकर फट चुकी थी और चमत्कारी रूप से वो जिंदा निकली थी। यहाँ तक कि उसका नाम तक कोई नहीं जानता था, मगर फिर भी अस्पताल के स्टाफ ने कोई गलती नहीं बरती थी और वजह थी डॉक्टर अर्नब कुमार की सख्त हिदायतें। इस लड़की का इलाज ऐसे होना चाहिए जैसे ये मेरे परिवार से हो। और डॉक्टर अर्नब की वार्निंग सुनता पूरा स्टाफ सतर्क हो चुका था और दिलो जान से उस लड़की की सेवा में जुट चुका था। उसे होश तो आ चुका था, लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक उसे दवाइयों के असर में ही एक अजीब सी नींद में रखा गया था। और जब उसकी तबीयत कुछ संभली तो उसने अपनी पूरी आंखें खोलकर अपने आसपास नज़र दौड़ाई थी। दर्द में उठती दर्द की लहरें अभी तक उसे बेचैन कर रही थीं, लेकिन उसने उन दर्द की लहरों को अनदेखा कर दिया था। खुद को अस्पताल में मौजूद पाकर उसे अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी हैरानगी होने लगी थी। तो उसने चारों ओर ऐसे देखा जैसे सब कुछ उसके लिए नया हो। वो हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रही थी। हर आवाज़, हर चेहरा उसके लिए अनजाना था। नर्सें उससे सवाल कर रही थी, मगर वो बस खाली खाली नज़रों से उन्हें देखती। उसकी आंखों में सिर्फ एक गहराई भरी नमी थी, एक बेकरार सी खामोशी थी। आज डॉक्टर अर्नब हर मरीज का चेकअप कर रहा था। जब वो सानवी के सामने आया तो एक बार फिर उसकी मासूमियत भरी खूबसूरती देखकर जैसे एक पल को ठहर गया। कहते हैं कि कोई भी इंसान पूरा नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी उसमें होती ही है, लेकिन सामने बेड पर बैठी उस लड़की में भगवान ने कोई कमी नहीं रखी थी।
इतने दिन हॉस्पिटल में रहने की वजह से उसे थोड़ी कमजोरी आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी खूबसूरती पर कोई असर नहीं पड़ा था। बेचैनी से अपने लाल अनारी होठों को कुचलती बुरी तरह उलझन का शिकार थी। बड़ी बड़ी आंखों में बेचैनी और मासूमियत भरी हुई थी। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? उसके दिल में फिर वही बात आई, मगर उसने तुरंत खुद को झटक दिया। पूरे 30 साल के अपने मेडिकल करियर में उसने न जाने कितनी ही औरतों को देखा था, खूबसूरत, आकर्षक, मगर इस लड़की में कुछ अलग था। वो ना तो कोई अप्सरा थी, ना कोई फिल्मी चेहरा, मगर फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो अर्नब को बार बार उसकी ओर खींच रहा था। जल्दी ही अर्नब ने खुद को काबू पाया था और धीरे से उसके करीब बढ़ गया। अर्नब को अपने करीब आता देखकर वो लड़की बुरी तरह घबराई थी और फिर सिमट कर बेड के कोने में बैठ गई। अर्नब के लबों पर एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई और उसके डर को कम करने के लिए बड़े लापरवाह से अंदाज में अपने प्रोफेशनल रवैये से उसने सवाल जवाब पूछने शुरू कर दिए। आपका नाम क्या है? वो बड़े ही प्यार से पूछ रहा था, लेकिन वो लड़की तो बस खाली खाली निगाहों से उसे देखने लगी। जी, मेरा नाम। वो जैसे कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। नाम तो नहीं मालूम, उंगलियां मरोड़ते हुए वो बड़ी ही मासूमियत से बोल रही थी। बस उसने छोटा सा जवाब दिया था, जबकि अर्नब बुरी तरह बेचैन हुआ। जो वो सोच रहा था कहीं सचमुच ऐसा तो नहीं, लेकिन उसने खुद को तसल्ली दी और आगे सवाल करने लगा। कुछ तो याद होगा ना आपको? आपके पिताजी का नाम क्या है? कहाँ से आई हो? तुम्हारा घर किस शहर में है? तुम्हें क्या पसंद है? मगर उस लड़की ने कुछ भी नहीं बताया, बस एकदम खामोश, निर्विकार चेहरा, जैसे जुबान ने बोलना ही छोड़ दिया हो। और जब लड़की ने कुछ ज़्यादा ही याद करने की कोशिश की तो उसके सर में दर्द होने लगा। वो दर्द से बुरी तरह तड़पने लगी थी। डॉक्टर अर्नब ने तुरंत नर्स को इशारा किया और नर्स ने आगे बढ़कर उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही पल के बाद वो गहरी नींद सो चुकी थी, जबकि अर्नब के दिल में चिंता घर करने लगी थी। उसने तुरंत उसे कुछ ज़रूरी टेस्ट के लिए भेजा। ब्लड सैंपल लिए गए और फिर से उसकी स्कैनिंग के लिए सर्जरी रूम में ले जाया गया। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, एक सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि अब सच्चाई खुल चुकी थी। लड़की के दिमाग का एक हिस्सा जो बुरी तरह डैमेज हुआ था, शायद वो अभी तक पूरी तरह काम नहीं कर रहा था और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसकी याददाश्त जा चुकी थी। लड़की अपनी याददाश्त पूरी तरह खो चुकी थी। उसे अपने अतीत का एक लम्हा तक याद न था। इस खबर ने अर्नब के पैरों तले से ज़मीन खींच ली। वो ऐसे केस पहले भी हैंडल कर चुका था, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स, जानलेवा ऑपरेशंस, मगर ये मामला कुछ और ही था। लड़की की वो अनजानी नज़रों ने जैसे अर्नब के दिल को भी झंझोड़ दिया था। उसने उसे वापस रूम में शिफ्ट करवाया और फिर एक बार फिर से वही सवालात याद करने की कोशिश करो, कुछ तो याद आएगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार। लेकिन तभी लड़की की कांपती आवाज़ उभरी, मेरा नाम सानवी है, लेकिन मुझे कुछ और याद क्यों नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ? मुझे हुआ क्या है? लड़की की पहली बात सुनकर जो अर्नब के चेहरे पर चमक उभरी थी, लेकिन अगले ही पल अर्नब का चेहरा पल भर को ढल गया। उसकी आंखों में एक दर्द सा उतर आया। वो लड़की जो सिर्फ अपना नाम जानती थी, उसके अस्तित्व की बाकी हर चीज़ धुंधला चुकी थी। उसकी गाड़ी खाई में गिर चुकी थी और बम की तरह फटी थी और कोई उसे ढूंढने तक नहीं आया था। मानो ये दुनिया उसके लिए एक वीरान जंगल बन चुकी हो जिसमें उसका कोई नहीं था। अर्नब को उसके लिए दिल से बेहद करुणा महसूस हुई, मगर वो जानता था भावनाओं में बहना एक डॉक्टर को शोभा नहीं देता। उसने खुद को कड़ा किया, खुद को उसका हमदर्द मानने की बजाय एक प्रोफेशनल के रूप में उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वो उसकी तकलीफ में ही डूबा रहता तो उसका इलाज नहीं कर पाता। दिन तेजी से बीतने लगे और सानवी की सेहत भी धीरे धीरे बेहतर होती चली गई, मगर उसकी याददाश्त अब भी खोई हुई थी। अर्नब ने उसकी सारी रिपोर्ट्स खुद पढ़ी थीं और देश के नामी डॉक्टरों से उसका केस डिस्कस किया था। हर किसी की यही राय थी, वक्त के साथ सब ठीक हो सकता है। यदि उसका अतीत किसी घटना के रूप में उसके सामने लाया जाए तो शायद कुछ यादें लौट सकती हैं, मगर ज़बरदस्ती कुछ भी याद दिलाने की कोशिश उसके मन और शरीर दोनों के लिए ख़तरनाक हो सकती है। इसीलिए अर्नब ने अपने भीतर चल रही हलचल को शांत कर दिया। एक ईमानदार और अच्छे डॉक्टर की तरह उस बेसहारा लड़की की सेवा करता रहा, हर दिन हर रात, बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि वो जान चुका था ये रिश्ता किसी जन्मों का कर्ज हो सकता है जिसका जवाब वक्त ही देगा। सानवी के इलाज का सारा खर्च अर्नब ने खुद उठाया था, लेकिन अब सानवी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके जख्म भर चुके थे
और अब उसे अस्पताल से डिस्चार्ज करना था और अब वो उसके रहने की व्यवस्था को लेकर बेहद चिंतित था। कुछ ही दिनों में उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता। वो एक शाम उसके सामने बैठा और बेहद नरम लहजे में पूछा, सानवी, क्या तुम्हें अपने घर का कुछ भी पता याद है? कोई पता, कोई नाम, कुछ भी? सानवी ने हमेशा की तरह सूनी निगाहों से उसकी ओर देखा था। अब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगी थी, मगर सिर्फ अर्नब के सामने। उसके चेहरे पर अर्नब को देखकर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती थी, जैसे वो उसे पहचानती हो। लेकिन जब बाकी लोगों को देखती तो सहम सी जाती, जैसे किसी अनदेखे डर से कांपती हो। अर्नब ने उस दिन एक बड़ा फैसला लिया। उसने ठान लिया कि वो सानवी को अपने अपार्टमेंट में रखेगा। वो खुद अकेला ही रहता था, मगर अब उसने एक भरोसेमंद नर्स का इंतजाम भी कर लिया था। वो नर्स उसी अस्पताल में काम करती थी और पास ही एक किराए के छोटे से घर में रहती थी। अब सानवी, नर्स और अर्नब एक ही घर में रहने लगे। अर्नब की ज़्यादातर ड्यूटीज़ रात में होती थीं, तो वो दिन में घर आकर सो जाता था, जबकि नर्स की ड्यूटी दिन में होती थी। इस तरह तीनों का समय बटा हुआ था। सानवी ने अर्नब का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया था। उसके कपड़े धोती, खाना बनाती और उसके आने पर उसे गर्म खाना परोसती। अर्नब के घर में जैसे जीवन की लौ फिर से जल उठी थी। एक औरत का होना इस वीरान मकान को घर बना रहा था। अर्नब बचपन से ही अकेला था, हॉस्टल में पला बड़ा था। माँ बाप की मौत तो बहुत पहले हो चुकी थी। एक रिश्ते की मौसी ने उसे पाला था। खर्च की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ी थी। उसकी मौसी ने कभी भी उसका एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं किया था। जैसे ही अर्नब बड़ा हुआ और उसने डॉक्टर बनने का फैसला किया, मौसी ने पूरी ईमानदारी से उसके सारे दस्तावेज उसे सौंप दिए थे। अर्नब दिल से बेहद सच्चा और साफ था। उसने अपनी ज़्यादातर संपत्ति दान कर दी। बस 2-3 मकान और एक अपार्टमेंट अपने पास बचा लिया था, जिनका किराया हर महीने उसके खाते में आता रहता था। अपनी तनख्वाह का भी अधिकांश हिस्सा वो ज़रूरतमंदों में बांट देता था। उसे शादी ब्याह, घर बसाने का कभी कोई शौक़ नहीं रहा था। कभी किसी औरत की तरफ वो ऐसे नहीं खींचा था। मगर न जाने क्यों सानवी में एक ऐसी खामोश सी कशिश थी जो बार बार उसे उसकी तरफ खींच रही थी। सानवी शुरू में अर्नब के साथ रहने में हिचकिचा रही थी। किसी गैर मर्द के साथ अकेले घर में रहना सानवी का दिल बुरी तरह घबरा गया था। लेकिन अर्नब ने उसे समझाया था, देखो सानवी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार कहाँ है, ये कुछ भी नहीं पता। तुम कहाँ रहोगी, क्या करोगी? ये दुनिया जितने ही अच्छे लोगों से भरी है, उतने ज़्यादा बुरे लोग भी इसमें बसते हैं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। अर्नब की आंखों में सच्चाई की चमक देखकर वो इनकार नहीं कर पाई थी और वो अर्नब के साथ रहने के लिए राजी हो गई। धीरे धीरे उसने जाना कि अर्नब वाकई एक बहुत अच्छा इंसान है। वो उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन एक हद में रहकर। और फिर धीरे धीरे सानवी को अर्नब की आदत होने लगी थी। उस दिन जब अर्नब गहरी नींद से उठा तो उसका शरीर थकान की वजह से बुरी तरह टूटा हुआ था। पिछले 3 दिनों से वो अस्पताल में ही डटा हुआ था, क्योंकि मेन रोड पर एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट में दर्जनों लोग घायल हो गए थे और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अर्नब पर थी। ड्यूटी ख़त्म होने के बावजूद वो रुका रहता था, हर मरीज को देखता और उन्हें खुद से जुड़ा हुआ महसूस करता। अब जाकर उन्हें कुछ राहत मिली थी और अर्नब आधी रात को घर लौटा था। घर आकर सीधे अपने कमरे में घुसा और गहरी नींद में सो गया। जब सानवी सोकर उठी तो उसे पता चला कि आज अर्नब घर पर ही है। उसके लिए उसने खुद से उसकी पसंदीदा डिश बनाने की ठानी, कस्टर्ड। उसे याद था कि अर्नब को कस्टर्ड बेहद पसंद है। वो खुशी खुशी किचन में खड़ी कस्टर्ड बना रही थी और गार्निश के लिए ड्राई फ्रूट्स काट रही थी। अर्नब ने जैसे ही उसे किचन में देखा, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। इस वीरान से घर में पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका इंतजार करता हो। उस पल में सानवी उसे बेहद प्यारी लगी। वो हर उस पल को याद करने लगा जब सानवी दर्द से कराहती थी, सिर पकड़कर बैठ जाती थी, कुछ याद करने की कोशिश में खुद को बुरी तरह खो देती थी। उसकी पीड़ा को अर्नब अपने भीतर तक महसूस करता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी अनजान सी लड़की के लिए उसके दिल में इतनी नरमी आ सकती है। मगर सानवी, वो तो जैसे उसके दिल की धड़कनों का हिस्सा बनती जा रही थी। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? अर्नब ने सामने आते ही मुस्कुराकर सानवी से पूछा, तो जवाब में वो भी फीकी सी मुस्कान दे बैठी। बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ, मगर प्लीज़ ये मत पूछिएगा कि मुझे कुछ याद आया या नहीं, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसकी मुस्कान अचानक ही गुम हो गई थी।
और आंखों में गहरी उदासी भर आई थी। अपनी नम आंखें छुपाने के लिए उसने तुरंत चेहरा मोड़ा और सिंक में रखे बर्तन धोने लगी। अर्नब को अपने रोज पूछे जाने वाले इस सवाल पर इस बार बेहद गुस्सा आया था। वो जानता था कि वो अनजाने में ही सानवी का दिल दुखा देता है, लेकिन उसने कभी जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया था। वो बार बार खुद को याद दिलाता था कि सानवी की याददाश्त खो चुकी है। उसके भावनात्मक हालात का फ़ायदा उठाना पाप होगा, और अगर एक दिन उसे सब कुछ याद आ गया तो, अगर वो कोई और निकली तो, अगर उसका कोई और सच था जिसे जानकर सब कुछ बदल जाए तो। अर्नब ने गहरी सांस ली और फिर एक झटके से अपने सर को हिलाकर ये सारे ख्याल दूर फेंक दिए। उसने ठान लिया था कि आज के बाद वो कभी सानवी से उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। अगर उसे कुछ याद आना होगा तो वो खुद ही बताएगी, वरना नहीं। वो उठा, धीरे से उसके पास आया और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। उसके गाल पर ढलकते आंसू को नरमी से पोंछते हुए बोला, आई एम सॉरी सानवी। अगर मेरी बात से तुम्हें तकलीफ हुई तो मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुमसे ऐसा कोई भी सवाल नहीं करूँगा जो तुम्हें दुख दे। अर्नब का लहजा सच्चे पश्चाताप से भीगा हुआ था, लेकिन सानवी उस वक्त उसे सुन ही कहाँ पा रही थी। उसका दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था। अर्नब उसके बेहद करीब खड़ा था, इतना करीब कि उनके बीच अब कोई फासला नहीं था। उसकी गर्म सांसें सानवी के चेहरे से टकरा रही थीं, और जब अर्नब ने अपने हाथ से उसके गालों से आंसू पोंछे तो उसकी उंगलियों के नरम स्पर्श से सानवी का पूरा वजूद जैसे कांप उठा। अर्नब ने उसकी यह हालत देखी तो धीमे से मुस्कुरा दिया। उसकी लंबी पलकों का कंपन, उसके होठों की हल्की सी थरथराहट, उसके गालों की उभरती हल्की लाली उसे बेहद खूबसूरत बना रही थी। ये पल बहुत हसीन थे। उसने अपनी उंगलियों की तरफ देखा जो अभी कुछ देर पहले उसके आंसू समेट रही थीं, उसके गालों की नरमी को महसूस कर रही थीं। उसका मन कर रहा था कि बस कुछ पल और यहीं ठहर जाए, उसकी मौजूदगी को महसूस करे, उसके एहसास में खो जाए। सानवी के चेहरे से होते हुए अर्नब की नज़र अब सानवी की गर्दन पर ठहर गई थी। सानवी ने आज गले में एक बेहद नाजुक सी सिल्वर चेन पहन रखी थी जो उसकी गोरी गर्दन पर बेमिसाल लग रही थी, लेकिन बाल उस चैन में उलझे हुए थे। अर्नब ने बिना कुछ कहे उसका चेहरा एक तरफ किया और बेहद नरमी से चैन से बाल निकालने लगा। उसकी उंगलियों का कोमल स्पर्श महसूस करते ही सानवी के रोंगटे खड़े हुए थे। उसने घबराकर किचन की शेल्फ को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। ये पहली बार था जब अर्नब उसके इतना करीब आया था, और चाहकर भी सानवी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। दिल एक नए अंदाज में धड़कने लगा था। अर्नब को उसका साइड प्रोफाइल दिखाई दे रहा था। लबों पर हल्की मुस्कान लिए वो उसे पूरे ध्यान से निहार रहा था। उसके गाल टमाटर जैसे लाल हो चुके थे। उसकी बंद होती और फिर खुलती पलकें उसके चेहरे पर एक अजीब सी मोहक लय बना रही थीं। अर्नब के दिल में तूफान चल रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी शादी करूंगा या किसी औरत के इतने करीब जाऊंगा, वो मन ही मन धीरे से बुदबुदाया था। मगर ये पल, इसने सब कुछ बदल दिया था। उसका मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त सानवी को अपने दिल की बात कह दे, उसे बता दे कि वो उसके लिए क्या महसूस करता है। मगर नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो सानवी की इस हालत का फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहता था। उसने पूरी घटना की जांच भी करवाई थी, मगर ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे कि सानवी की पहचान का पता चल सके। उसने जानबूझकर अखबार में इश्तिहार नहीं दिया था। उसे डर था कि कहीं उसका कोई दुश्मन ना हो जिसने उस पर हमला करवाया हो। अर्नब के दिल में खामोश दुआएं उठ रही थीं। हे ईश्वर, अगर सानवी का कोई अतीत है तो उसे ठीक से याद आ जाए, और अगर वो मेरी तकदीर में लिखी है तो उसे मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बना दे। अगर सानवी गलत हाथों में चली जाती तो यकीनन उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती थी। किस्मत ने अर्नब को एक अजीब दोराहे पर खड़ा कर दिया था, जहाँ से न वो आगे बढ़ सकता था और ना ही पीछे लौट सकता था। सारे ख्यालों को झटककर जब उसने अपनी नज़रें दोबारा सानवी पर टिकाईं तो वो मुस्कुरा पड़ा। वो कब का उससे पीछे हट चुका था, मगर सानवी अब भी उसी तरह आंखें बंद किए खड़ी थी। अर्नब ने शरारत भरे लहजे में कहा, मिस सानवी, अगर आप चाहें तो अपनी आंखें खोल सकती हैं, क्योंकि हम तो अब काफ़ी दूर जा चुके हैं आपसे। सानवी ने झट से अपनी आंखें खोलीं और पलटकर अर्नब की तरफ देखने लगी। उसके लबों पर खिलती हल्की शरारती मुस्कुराहट देखकर सानवी बुरी तरह शर्मिंदा हो गई थी। मिस्टर अर्नब, आपको कोई हक नहीं है मुझे इस तरह परेशान करने का। अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए वो गुस्से से मुंह फुलाकर बेवजह बर्तन सेट करने लगी जो कि पहले से सेट थे।
उसकी आवाज़ सुनते ही अर्नब ने गहरी सांस भरी। कहाँ तंग करता हूँ, अभी तो मुझे वो हक नहीं है। जब एक दिन ये हक मिल जाएगा ना, तब बताऊंगा कि तंग करना असल में होता क्या है। वो धीरे से बड़बड़ाया था, हालांकि आंखों में उदासी का रंग भी उतर आया था। फिर चुपचाप जाकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सानवी ने उसकी मायूसी को महसूस किया था, मगर वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए चुपचाप नाश्ता बनाने लगी। शायद आज अर्नब की हॉस्पिटल ड्यूटी नहीं थी, इसीलिए वो फुर्सत से घर पर मौजूद था, वरना तो कई कई दिन सानवी को उसकी शक्ल तक देखने को नहीं मिलती थी। मगर वो हर रोज़ उसका इंतज़ार करती थी, और वो ऐसा क्यों करती थी उसे खुद भी नहीं पता था। बस जाने अनजाने उसे अर्नब का इंतज़ार रहने लगा था। अर्नब के लिए खाना बनाना, उसका ख्याल रखना, उसे देखने की तड़प, ये सब सानवी के दिल में भी उसके लिए कोमल एहसास जगा रहे थे। अर्नब ने नाश्ता किया और फिर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जाते जाते उसने सानवी को बता दिया था कि वो आज शाम तक सोएगा। सानवी ने चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन कमरे में जाने से पहले अर्नब ने बड़े ही प्यार से सानवी के गाल पर थपकी दी थी और एक हल्की सी स्माइल भी। वो तो चला गया था, मगर सानवी वहीं जमकर खड़ी रह गई। उसे अपना हाथ गाल पर रख लिया, जैसे उस पल को संजो लेना चाहती हो। उसे अर्नब का स्पर्श अच्छा लगा था, उसका ख्याल रखना, उसकी फिक्र करना। उसके दिल में भी धीरे धीरे अर्नब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। वो झटका देकर खुद को कामों में व्यस्त करने लगी। आज बहुत से काम पड़े थे, कपड़े धोने थे, अर्नब की पसंद का खाना बनाना था, किचन की सफाई और साथ ही लॉन की देखभाल करनी थी। उसने कमर पर दुपट्टा कसकर बांधा और जुट गई। सब्जियां काटी, किचन साफ किया, रायता बनाया, सलाद तैयार किया और फिर छत की ओर चली गई, जहां अपार्टमेंट के टेरेस पर एक छोटा सा लॉन बना था। पौधे कम थे मगर प्यार से सजे हुए थे। उन्हें ठीक करने के बाद उसने मशीन लगा ली और कपड़े धोने लगी। अभी वो कपड़े धोकर जैसे ही फुर्सत में हुई थी, अर्नब आ गया। भीगे कपड़े सानवी के वजूद से चिपके हुए थे। उसका पूरा वजूद पानी से भीगकर और भी निखर गया था। अर्नब की नज़रें ठहर गई थीं। उसके गीले बाल चेहरे और गर्दन से चिपके हुए थे। गोरी गर्दन पर बिखरे चिपके बाल उसे जैसे दीवाना बना रहे थे। वो धीरे धीरे सानवी के पास आकर खड़ा हुआ। सानवी को शायद अंदाजा था कि अब अगला पल क्या आएगा। उसने सांस रोक ली, आंखें बंद कर लीं। अर्नब उसकी हालत देखकर और भी बेबस हुआ था। वो उसके इतने करीब आ खड़ा हुआ कि अब बीच में कोई भी फासला नहीं था। सानवी की सांसों की रफ्तार बढ़ चुकी थी और अर्नब के दिल में सानवी की नज़दीकी की चाह और भी ज़्यादा तेज़ी से उमड़ने लगी। वो सामने आकर सानवी के बेहद करीब हुआ और उसके गीले बालों को गर्दन से हटाते हुए अपनी उंगली उसके माथे पर रख दी। फिर उसे कनपट्टी से घुमाता हुआ उसकी ठोड़ी तक ले आया। सानवी की सांसें तेज हो गई थीं, उसकी धड़कनें जैसे बेकाबू हो उठीं। अर्नब को अपनी नज़दीकी की तलब में तड़पता देख सानवी का सारा वजूद थरथरा उठा था। अर्नब की हिम्मत और बढ़ गई थी। उसने धीरे से अपनी बाहें उसकी कमर में डाली और उसे पूरी तरह खुद में समेट लिया। मैं तुम्हें तुम्हारा अतीत इसलिए याद नहीं दिलाता कि तुम्हें दर्द हो या फिर तुम्हें कहीं वापस भेज दूं। मैं तुम्हें तुम्हारा अतीत इसलिए याद दिलाता हूँ ताकि तुम्हें सच्चाई के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकूँ, ताकि तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम जोड़ सकूँ, ताकि तुम्हें हमेशा के लिए अपने वजूद का हिस्सा बना सकूँ। उसकी आवाज़ में एक ऐसी बेचैनी थी जो सीधा दिल को चीरती थी। पता नहीं क्यों जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरे होश, मेरी अक्ल सब कुछ साथ छोड़ देते हैं। मुझे तुम्हें चाहने की कोई वजह नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम ही मेरी वजह बन चुकी हो। तुम्हारे बिना मेरी हर सांस अधूरी लगती है, और अगर तुम सामने न हो तो शायद अगली सांस भी ना आ सके। सानवी उसकी बाहों में आंखें बंद किए खड़ी रही। वो हर शब्द को ऐसे सुन रही थी जैसे उसकी आत्मा को कोई छू रहा हो। वक्त जैसे थम गया हो। अर्नब ने उसकी कमर को कसकर अपनी तरफ खींचा और उसके बालों पर एक गहरा सच्चा चुंबन दिया। सानवी ने अपनी बाहें अब भी नहीं फैलाई थीं, मगर उसने अपना सिर अर्नब के सीने पर टिकाया और गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उसने खुद को पूरी तरह अर्नब को सौंप दिया हो। अर्नब ने उसे यूं अपनी बाहों में लिए रखा, मगर उसकी सीमाएं अब भी उसे याद थीं। वो जानता था कि वो अभी भी सानवी के लिए एक अजनबी है, मगर फिर भी अपने दिल को रोक नहीं सका। उसने सानवी को थोड़ी देर के बाद खुद से अलग कर दिया, उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसका गाल अपने होठों से छू लिया। फिर उसकी नाक के साथ अपनी नाक जोड़ते हुए मुस्कुराया। बहुत भूख लगी है, खाना दे दो, इससे पहले कि मैं तुम्हें ही खा जाऊं। सानवी, जो अब तक उसके जादू में पूरी तरह खो चुकी थी, चौंक कर जल्दी से आंखें खोली,
मगर अर्नब से अचानक दूर जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो तो चाहती थी कि कुछ और पल वो यूं ही उसके करीब रहे, उसकी धड़कनों को सुनती रहे जो अब सिर्फ उसका नाम ले रही थी। अर्नब की इतनी शिद्दत, इतना अपनापन सानवी को खुद पर गर्व करने पर मजबूर कर रहा था। उसे नहीं पता उसका अतीत क्या है, लेकिन अब उसका मन कर रहा था कि उसे उसका अतीत कभी याद ना आए और वो हमेशा अर्नब के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी यूं ही खुशी खुशी रहे, क्योंकि उसे डर था कहीं अतीत का कोई पन्ना ऐसा ना निकल आए जिसके खुलते ही अर्नब के साथ जुड़ी उसकी खुशियों में आग लग जाए। बस इसीलिए उसे डर लगता था अपनी याददाश्त वापस आने से। वो उसे बनावटी गुस्से से घूरती रही, फिर बिना कुछ कहे किचन की ओर बढ़ गई। कस्टर्ड अब तक ठंडा हो चुका था। उसने उसे अर्नब के सामने रखा और फिर खुद खाने की तैयारी करने लगी। अर्नब चुपचाप कस्टर्ड का बाउल उठाकर उसके पास किचन काउंटर तक आ गया। बाउल सामने रखा, एक चम्मच भरकर सानवी के मुंह के पास कर दिया। सानवी ने बिना कुछ कहे अपना मुंह खोल दिया और अर्नब ने वो चम्मच उसके मुंह में रख दिया और फिर उसी चम्मच से खुद भी खाने लगा। दोनों बातें करते जा रहे थे, दुनिया जहान की बातें, जैसे दोनों एक दूसरे को न जाने कब से जानते हैं। बातों के दौरान वो एक चम्मच खुद खाता और एक चम्मच सानवी के मुंह में रख देता। ये एक परफेक्ट कपल था, लेकिन कौन जानता था ये खुशियाँ बस कुछ ही वक्त की थीं। एक तूफान आने वाला था जो सब कुछ साथ बहा कर ले जाता। वो दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खो चुके थे, मगर हालात ने उन्हें मजबूर कर रखा था। अर्नब की मजबूरी थी कि सानवी अपनी याददाश्त खो चुकी थी और सानवी इस वजह से चुप थी कि वो खुद अपने अतीत को नहीं जानती थी और चाहकर भी अपनी गुजरी जिंदगी का एक लम्हा भी याद नहीं कर पा रही थी। और इसीलिए दोनों अपनी अपनी हदों में बंधे हुए थे, एक दूसरे की संगत के लिए मचलते थे, लेकिन अपने अपने कदम रोक लेते थे। इस बेनाम से रिश्ते को जायज़ रिश्ता भी बनाने से डरते थे कि क्या पता आगे कौन सी सच्चाई मुंह खोले खड़ी हो। अर्नब ने खाना खाया और फिर सानवी को साथ लेकर बाहर चला आया। उसकी देखभाल करने वाली नर्स आजकल छुट्टी पर थी और इसी वजह से इन दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी थीं। वरना तो आमतौर पर अर्नब अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था और सानवी भी उससे फासले में ही रहती थी। आज अर्नब ने उसे बहुत जगह घुमाया था, आइसक्रीम खिलाई थी, काफ़ी शॉपिंग भी करवाई थी। आज जैसे उसका हर लम्हा सानवी के नाम था और सानवी खुद को जैसे आसमान में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। किसी का तुम्हें चाहना, तुम्हारी मौजूदगी को अहमियत देना, ये एक बेहद हसीन एहसास होता है और सानवी के लिए ये सब कुछ बहुत अनमोल था। सानवी की मुस्कुराहट देख अर्नब का दिल भर आया था। वो चुपके से दुआ कर रहा था कि ये मुस्कान सदा बनी रहे। पता नहीं सानवी की याददाश्त वापस आना अच्छा होगा या बुरा, मगर अर्नब अब और इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसने तय कर लिया था कि अब किसी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट से सानवी का इलाज करवाएगा, जो बता सके कि उसकी याददाश्त के वापस आने के कितने चांस हैं और कौन कौन सी कोशिशें हैं जो उसे याद दिला सकती हैं। वापस आने के बाद उसने शॉपिंग बैग रख दी और सानवी उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी, क्योंकि अर्नब को सोने से पहले कॉफ़ी पीना बहुत पसंद था। उसने कभी कुछ कहा नहीं था, मगर सानवी ने चुपचाप उसकी हर आदत को नोट किया था और अब वो हर जिम्मेदारी खुद से निभाने लगी थी अपनी खुशी से। वो वक्त से पहले उसका हर काम कर देती, अर्नब को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। कॉफ़ी बनाकर जब वो उसके कमरे में आई तो अर्नब ने कॉफ़ी का मग एक तरफ रख दिया और सानवी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उसे अपने सामने बेड पर बिठा दिया। तुम बहुत खूबसूरत हो सानवी, इतनी कि फूलों का हुस्न भी तुम्हारे आगे फीका पड़ जाए। उसके लहजे में इश्क पिघल रहा था और अचानक ही सानवी के दिमाग में एक हल्का सा फ्लैशबैक उठा, एक धुंधला सा चेहरा जो ठीक इन्हीं शब्दों में उसके हुस्न की तारीफ कर रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो सानवी, बहुत खूबसूरत। मैं तुम्हें दुनिया की नज़र से बचा कर रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरी आंखें तुम्हें देखें। ये आवाज़ उसे कहीं दूर से गूंजती हुई महसूस हुई थी। उसने दिमाग पर जोर डाला, वो चेहरा साफ देखना चाहा, मगर नाकाम रही। अचानक उसके सिर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ी और वो तड़प उठी। उसने सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया। अर्नब उसके बदले हुए चेहरे के हाव भाव देखकर बुरी तरह घबरा गया था। क्या हुआ सानवी? चिंता में डूबे लहजे में अर्नब ने सानवी का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया था, जबकि सानवी ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। पता नहीं, जैसे कुछ याद आया था, लेकिन साफ साफ कुछ भी नहीं देख सकी। पता नहीं मेरी याददाश्त वापस क्यों नहीं आ जाती। ये कहते हुए सानवी एकदम से रो पड़ी थी। उसे यूँ टूट कर रोते देख अर्नब घबरा गया था। याददाश्त खोने के बाद से आज तक सानवी एक दिन भी यूँ नहीं टूटी थी।
उसकी आंखें कई बार भीग जाती थीं, मगर उसने हमेशा खुद को संभाले रखा था। मगर इस पल जैसे उसका सारा सब्र टूट चुका था। बीते जीवन की धुंधली परछाइयां दिमाग में आते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। अर्नब ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और चुपचाप उसका सिर सहलाने लगा। वो जानता था कुछ पल के लिए रो लेने देना जरूरी है, क्योंकि कुछ जख्म सिर्फ खामोशी से ही भरते हैं। उसके सुकून भरे स्पर्श और चुपचाप साथ ने सानवी को बेहद राहत दी थी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कृतज्ञता से अर्नब की ओर देखा। अगर आप मेरी ज़िंदगी में ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता, सानवी बेसाख्ता बोली थी। और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में क्यों नहीं आता? अर्नब ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उससे सवाल कर दिया था, और सानवी इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाई थी। बस चुप रह गई और फिर हल्के से मुस्कुरा दी। सानवी को यूँ मुस्कुराते देख अर्नब का दिल शांत हो गया। उसने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई और प्यार से कहा, अब चलो, जाओ अपने कमरे में और आराम करो। और सुनो, अब अगर ज़बरदस्ती फिर से पास्ट के बारे में सोचने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, हम कल ही उनके पास जाएंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अर्नब के दिलासे ने उसे काफ़ी हिम्मत दी थी। वो सिर हिलाते हुए उठी और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उस रात सानवी को बहुत सुकून भरी नींद आई थी। आंखें बंद करते ही अर्नब का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था। अगली सुबह अर्नब सानवी को एक जाने माने मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास ले गया था। डॉक्टर ने सानवी के कई सेशन किए थे और उन सेशनों के दौरान सानवी को अपने अतीत की कुछ धुंधली तस्वीरें भी दिखने लगी थीं। कुछ शब्द, कुछ दृश्य उसके दिमाग में गूंजने लगे थे। डॉक्टर की कोशिशों से आज उसने अपने अतीत का एक अच्छा खासा हिस्सा महसूस कर लिया था। हालांकि वो यादें अब भी साफ नहीं थीं, मगर अर्नब को उम्मीद हो गई थी कि सानवी जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने उसके लिए कुछ दवाइयाँ और मानसिक अभ्यास बताए थे। 6 से 7 महीने में ही सानवी की बहुत सी यादें धीरे धीरे लौटने लगी थीं। आज अर्नब उसके लिए फूल लेकर आया था। उसकी तरक्की जो हो गई थी, अब वो सीनियर डॉक्टर्स का प्रमुख बन चुका था। वो ये खुशखबरी सबसे पहले सानवी के साथ बांटना चाहता था। उसे ओहदे, पैसे या पावर की कोई लालच नहीं थी, मगर अब उसके पास एक ऐसी ताकत थी जिससे वो हॉस्पिटल का सिस्टम बदल सकता था। वो मरीजों की भलाई के लिए पूरी कोशिश करना चाहता था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसने सानवी को आवाज़ दी। सानवी अपने कमरे में ही थी। उसकी आवाज़ पर तुरंत बाहर निकल कर आई थी और अर्नब फूलों का गुलदस्ता लिए उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। और तभी सानवी के दिमाग में एक पुराना सा मंजर कौधा। कोई था, इसी तरह फूल लेकर आया था उसके लिए। ये गुलाब के फूल मेरी जान के लिए, जो इन गुलाबों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। उस चेहरे के नक्श धीरे धीरे उभरने लगे और अचानक ही उसके होठों से एक नाम निकला, आकाश। अर्नब ने जब उसके चेहरे के बदलते हाव भाव देखे तो वो समझ गया कि सानवी फिर अपने अतीत में खो गई है, मगर उसके होठों से निकला नाम उसे बेचैन कर गया था। सानवी, ये तुमने अभी किसका नाम लिया? कौन आकाश? सानवी ने अनजान निगाहों से उसकी ओर देखा था। वो यादों की गहराई में उतर चुकी थी। वो अपने दिमाग पर जोर देने लगी और फिर एक एक करके पुराने धुंधले दृश्य उसकी यादों में लौटने लगे। उसके सिर में तेज दर्द उठा, चक्कर आए और वो ज़मीन पर बैठ गई। अर्नब ने फूल तुरंत एक ओर रखे और उसके पास आ गया। उसे सहारा देकर सोफे पर बिठाया और पानी का गिलास दिया। पानी पीकर भी सानवी का सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसके हाथ फिर से सिर पर चले गए थे। उसके अतीत की परतें एक एक करके खुलने लगी थीं और फिर सर दर्द को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वो बेहोश हो गई और अर्नब की बाहों में झूल गई। अर्नब एकदम से घबरा गया था। उसने जल्दी से सानवी का सर अपनी गोद में रखा, उसके पैर सोफे पर सीधे फैलाए और उसका चेहरा थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। और जब सानवी को होश नहीं आया तो वो उसे बाहों में उठाकर उसके कमरे की ओर चल पड़ा और उसे बेड पर बड़े ही आराम से लिटा दिया। उसे एक इंजेक्शन दे दिया और उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। करीब आधे घंटे के बाद सानवी को होश आ गया था, लेकिन उसकी नज़रों में एक अजीब सी बेचैनी थी। सानवी, रिलैक्स यार, दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, कुछ याद आना होगा तो खुद ही आ जाएगा। और सानवी ने सर हिला दिया। फिर बहुत कम वक्त गुजरा था। अगले 1 महीने तक उसकी याददाश्त पूरी तरह लौट आई, मगर अब तक वो अर्नब से बहुत दूर जा चुकी थी। जब से उसे अतीत याद आने लगा था, वो अर्नब से अजनबी सी हो गई थी। अक्सर उसके मुंह से आकाश का नाम निकलता था और अर्नब बस खामोशी से ये सब देखता रह जाता। एक दिन उसे अपना सारा गुजरा कल याद आ चुका था और उसका दिल कर रहा था
कि वो अपना सर दीवार पर दे मारे, अपने चेहरे को नोच नोच कर लहूलुहान कर दे, जिस पर अर्नब ने अपना स्पर्श छोड़ा था। उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। वो तो आकाश से बेहद मोहब्बत करती थी, उस पर जान छिड़कती थी। आकाश को देखे बिना उसकी सुबह नहीं होती थी, मगर वो उसे भी भुला बैठी थी और एक गैर मर्द के साथ मोहब्बत में डूब गई थी। याददाश्त पूरे तौर पर वापस आई तो उसे अर्नब जहर लगने लगा। अर्नब की वफादारियां, उसका दीवानापन, सब उसके लिए बेईमानी सा होकर रह गया था। अर्नब उसके बदले व्यवहार से बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी याददाश्त पूरी तौर पर वापस आ चुकी है। और फिर एक दिन उसने अर्नब के सामने ऐसा खुलासा किया जिसने अर्नब को तोड़ कर रख दिया। अर्नब को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुनिया उसके लिए बेरंग हो गई हो। सानवी पहले से शादीशुदा थी। वो आकाश से बहुत मोहब्बत करती थी। इन दोनों ने ख़ानदान से टकराकर शादी की थी और अभी उनकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। और अब जब उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी तो वो मुकम्मल तौर पर आकाश को ही सोचने लगी थी। उसी के बारे में हर वक्त बातें किया करती थी, उसी को याद करती। अर्नब के जज्बात और चाहत को उसने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था और अपना फैसला सुना दिया कि वो अब आकाश के पास वापस जाना चाहती है। अर्नब से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी और एक दिन वो सानवी के सामने बुरी तरह रो पड़ा। पिछले 2 साल से सानवी उसके साथ थी। एक एक लम्हा उसने सानवी के वजूद को अपने घर में चलते फिरते देखा था। वो उससे बहुत मोहब्बत करने लगा था। अगर सानवी चली जाती तो उसका घर भी खाली हो जाता और घर की वीरानी शायद उसे भी पागल कर देती। कहने को तो अगर कोई भी लड़की उसकी बीवी बनकर आ जाती तो उस घर की वीरानी को दूर कर देती, मगर क्योंकि उसका दिल तो पूरी तरह से सानवी के लिए ही धड़कता था। अगर कोई लड़की पसंद भी आई तो कौन, जो एक शादीशुदा थी, बस अपनी याददाश्त खोकर कुछ दिनों के लिए उसके घर मेहमान बन गई थी। अब जब उसकी याददाश्त वापस लौट आई थी तो उसे हर हाल में वापस लौटना ही था। जोर ज़बरदस्ती से सानवी को वो अपने पास नहीं रख सकता था। रख भी लेता तो उसका आकाश के साथ विवाह हो चुका था। वो कानूनी तौर पर किसी भी तरीके से सानवी को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता था और ये चीज़ उसे बार बार रुला रही थी। अर्नब ने सानवी के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। पता नहीं क्यों वो अपने हाथ उसके हाथों से छुड़ा ना पाई। शायद अर्नब की आंखों ने सानवी को बेचैन कर दिया था, जिनमें आंसू चमक रहे थे। कितनी ही देर तक अर्नब सानवी के चेहरे को देखता रहा। शायद अब ये चेहरा दोबारा कभी देखने को ना मिले। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा था सानवी, और भगवान से प्रार्थना करता था तुम्हारी याददाश्त जल्दी ही लौट आए और मैं तुम्हें पूरे सच्चे दिल से अपना लूँ। लेकिन तुम्हारा अतीत ये होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मगर इस बार अपनी मोहब्बत का इजहार करने के साथ साथ वो उससे एक विनती भी करने लगा। अगर कभी तुम्हारा दिल कहे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा रिश्ता तुम्हें वो सुकून नहीं दे पा रहा जो तुम डिज़र्व करती हो, तो बस एक बार मेरी मोहब्बत को याद कर लेना, एक बार मेरी तरफ देख लेना। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं तुम्हें इज्जत और मोहब्बत दूँगा। मगर सानवी ने उसकी बात को एक गहरी नज़र से देखा, होंठ भींचे और कोई जवाब दिए बिना अपार्टमेंट से बाहर निकल आई। अर्नब ने बस जाते हुए उसके कदमों को देखा और दिल ही दिल में दुआ की थी, खुश रहो, चाहे मेरे साथ नहीं पर जिसके भी साथ रहो पूरे सुकून के साथ रहो। 2 आंसू टूटकर अर्नब के गालों पर आए थे, जिसे उसने अपने बाजुओं से साफ कर लिया था। गाड़ी में बैठकर उसने अपना एड्रेस टैक्सी ड्राइवर को समझाया और ख़ुद गाड़ी की सीट से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। आज से 2 साल पहले वो अकेले गाड़ी लेकर निकली थी। आकाश 3 दिन के लिए दूसरे शहर गया हुआ था और उसने इसी बात का फ़ायदा उठाया था। ड्राइविंग करके वो उस पहाड़ी इलाके में आ गई थी। ये भी दूसरा ही शहर था। उससे ड्राइविंग आती तो थी लेकिन इतनी महारत हासिल नहीं थी। यही वजह थी कि उसकी गाड़ी खाई में गिर गई थी, मगर किसी तरह वो बच गई थी। मगर उस कार हादसे के बाद उसे नई ज़िंदगी तो अर्नब ने दी थी, जिसके प्यार को वो ठुकराकर आकाश के पास जा रही थी। सानवी के दिल में एक गिल्ट उठा था, दिल बेचैन हो रहा था, मगर आकाश की मोहब्बतों को याद करते हुए वो हर सोच को अपने दिमाग से झटक रही थी। वो बार बार आकाश के बारे में ही सोच रही थी कि वो उसे जिंदा सही सलामत अपने सामने देखकर खुशी के मारे खिल उठेगा। न जाने उसका क्या रिएक्शन होगा। और जब वो अपने घर पहुंची तो आकाश उसे देखकर पलकें झपकना भूल चुका था और फिर अगले ही पल उसे बाजू से पकड़कर झटक दिया। कहाँ थी 2 साल तक? मन भर गया तुम्हारे उस आशिक से जो अब तुम दोबारा मेरी ज़िंदगी में चली आई। तुम्हें क्या लगा 2 साल तक अपने आशिक के साथ अय्याशियाँ करके मेरे पास लौट आओगी
और मैं तुम्हें अपना लूँगा। सानवी तो पत्थर बनी खड़ी थी। आकाश के शब्द उसके दिल पर किसी चाबुक की तरह गिर रहे थे। तुम्हारे वजूद पर इस वक्त गंदगी लगी हुई है। किसी गैर मर्द के साथ तुम इतना सारा वक्त गुजार कर आई हो और चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से अपना लूं। इतना बेगैरत नहीं हूं कि इस गंद की पोटली को मैं अपने सर का ताज बना लूं। तुम एक बदचलन औरत हो और मेरे घर में, मेरे दिल में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। मेरे सामने क्यों खड़ी हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये शब्द नहीं थे, कोई जोरदार तमाचा था जो सीधे सानवी के चेहरे पर आकर पड़ा था। उसने हक्का बक्का रहकर अपने उस आकाश की ओर देखा जो कभी उसे अपनी जान से बढ़कर चाहता था, जिसके लिए वो अपनी सांसें तक कुर्बान कर सकती थी। आज वही इंसान इतनी आसानी से उसे बदचलन कह रहा था। ये सुनकर तो सानवी की रूह तक कांप गई थी। दर्द की उस भयानक लहर ने उसे अंदर से चीर डाला। उसने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। अंदर उठती दर्द की लहर को दबाते हुए उसने हिम्मत करके आंखें खोली थीं और सामने खड़े उस बेदर्द बेरहम इंसान को देखा। आकाश, आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा मत कहिए। मैं आपकी पत्नी हूँ। जो कुछ मेरे साथ हुआ, कम से कम वो सच्चाई तो जान ले। मैं इतने दिन कहाँ थी, किसके साथ रही, इसके पीछे वजह क्या थी? सारा सच आप एक बार जान लेंगे तो मुझसे नजरें नहीं फेर पाएंगे। और सच को तो आप जानबूझकर देखना नहीं चाहते। क्यों? मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि मेरे ऊपर एक कयामत टूटी थी। मैं तो मरने की कगार पर थी। उस रहम दिल इंसान ने मुझे बचाया था, मेरी मदद की, इतने दिनों तक मेरा सहारा बना रहा, लेकिन कभी उसने मुझे गंदी नज़र से नहीं देखा। मैं आपसे इतने दिन दूर कैसे रह सकती थी आकाश? अगर आपसे इतने दिन दूर रही तो बस उसकी यही वजह थी कि मुझे कुछ भी याद नहीं था। मेरी याददाश्त चली गई थी। मैं अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर आई हूँ। आप प्लीज़ इन्हें देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। मैं उस अस्पताल की नर्सों को भी गवाही के लिए बुला सकती हूँ और जिसने मेरा इलाज किया उस डॉक्टर से भी आप कंफर्म कर सकते हैं मेरी वाकई में याददाश्त चली गई थी। प्लीज़ मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे खुद से इस तरह दूर मत कीजिए। मैं जीते जी मर जाऊंगी। सानवी की आंखों से आंसू यूं बह रहे थे जैसे बरसों का तूफान बह निकला हो। वो हाथ जोड़कर आकाश के सामने झुकी हुई थी, बिलख रही थी, विनती कर रही थी। मगर आकाश उस वक्त जैसे पत्थर बना खड़ा था। घमंड से उसकी गर्दन यूं तनी थी कि उसके चेहरे पर एक बूंद भी रहम नहीं था। यही तो सानवी थी जिसके पीछे आकाश ने अपनी ज़िंदगी के कई साल झोंक दिए थे। तब जाकर उसे पाया था। वो उसे बहुत संजो कर रखता था, उससे मोहब्बत के दावे भी करता था, लेकिन अब न जाने क्या हो गया था उसे। वो आकाश जो कभी सानवी के हर लफ्ज़ को आखिरी हकीकत मानता था, आज उसकी इतनी बड़ी बात पर भी यकीन नहीं कर रहा था। सानवी को तो लगा था जब वो जिंदा उसके सामने जाएगी तो वो उसे देखकर खुशी के मारे पागल हो जाएगा। खुशी से उसे अपनी बाहों में भर लेगा, उसे अपनी पलकों पर बिठाएगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया था। एक पल के लिए उसे अर्नब का चेहरा याद आया। अब जाकर सानवी को समझ आया कि ठुकराए जाने का दर्द क्या होता है। वो अर्नब जिसने पूरे 2 साल बिना किसी लालच के उसकी सेवा की, उससे दिल से मोहब्बत करता रहा, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, फिर भी उसे अपनाया। और जब सानवी ने लौटने की बात की तो वो भी झुकने को तैयार हो गया था, लेकिन सानवी ने उसकी एक बात तक नहीं सुनी, उसे अनसुना करके चली आई। और अब वो सजा खुद भुगत रही थी। बारिश की बूंदें गिरने लगीं। सानवी ने सर उठाकर आसमान की ओर देखा। जिंदगी में क्या कम तूफान थे जो अब एक और तूफान आ गया था। वो आकाश के कदमों में बैठने ही वाली थी कि तभी आकाश ने उसे एक जोरदार लात मारी थी और सानवी ठोकर खाकर गली में गिर पड़ी। लोग खिड़कियों से उसकी बेबसी का तमाशा देख रहे थे, लेकिन वो जिसने अपनी सारी अनाज, सारा घमंड पहले ही गिरवी रख दिया था, अब अपने आंसुओं में डूबी हुई थी, इस उम्मीद में कि उसका प्यार उसे पहचान लेगा, उसे अपना लेगा। लेकिन बदले में उसे क्या मिला था? एक लात। और उसका मन, उसका जिस्म सब सुन्न हो गया। चेहरे पर पड़ी ठोकर ने उसे दिन में तारे दिखा दिए थे। वो जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ी थी और आकाश ने एकदम धड़ाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन उससे पहले एक परछाई, एक औरत की झलक उसकी आंखों में चुभ गई। उसका शक यकीन में बदला। अचानक पास में रहने वाली सरला आंटी दौड़ी हुई आई और उसे उठाते हुए बोली, बेटी, तेरे मर्द ने तो तेरे भागने के 2 महीने बाद ही दूसरी शादी कर ली थी। अब उसका एक बेटा भी है। वो अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश है। रोज़ रात को दोनों कहीं घूमने जाते हैं। जब किसी मर्द की ज़िंदगी में दूसरी औरत आ जाती है ना,
तो पहली औरत की कीमत धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाती है। और फिर वो तो उसकी औलाद की माँ है, उसे औलाद दे चुकी है। जा मेरी बच्ची, जहाँ से आई थी वहीं लौट जा। सरला आंटी के शब्दों ने सानवी की टूटी आत्मा पर जैसे नमक छिड़क दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने पीछे तो सारी कश्तियाँ जला दी थीं, कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। अब उसे बस अर्नब की याद आई, उसकी मोहब्बत, उसका मेहरबान साया, वो बाहें जो हमेशा उसे थामने को तैयार थीं। और आज आज उन्हीं बाहों की कीमत उसे समझ आ गई थी। सानवी लड़खड़ाते कदमों से वापस चल पड़ी। अब वो कहाँ जाती, उसका कोई ठिकाना नहीं था। सड़क पर अकेली, भीगी, टूटी हुई बस चलती जा रही थी। आसमान बादलों से ढक चुका था, हवा में सर्दी घुल चुकी थी और शाम धीरे धीरे अंधेरे में बदलने ही लगी थी। उसे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। बस ये ज़िंदगी अब बोझ बन चुकी थी। पहले ही क्या ज़िंदगी में कम मुसीबतें थीं, जो अब एक और नई आफत उसके पीछे आ पड़ी। सानवी को कई लोग लगातार घूरते हुए पीछे आ रहे थे। वो शराफत के नकाब में छिपे भेड़िए थे। कुछ आवारा लड़कों का एक पूरा गिरोह था जो काफ़ी देर से उसे सड़क पर अकेले चलते देख रहे थे। शुरू में उन्हें लगा था कि शायद कोई अमीर घर की लड़की है जो अपनी गाड़ी से उतरकर यूं ही टहलने निकली है, मगर जब देर तक उसने किसी गाड़ी में बैठने की कोशिश नहीं की और अब बारिश में भी अकेली भीगती जा रही थी, तो उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि वो बिल्कुल अकेली है और परेशान भी। बस यही यकीन उनके हौसले बढ़ाने के लिए काफ़ी था और वो उसका पीछा करने लगे। सानवी ने घबराकर दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो कहाँ तक भागती। थककर उसके पांव लड़खड़ा गए, उसे जोर की ठोकर लगी और वो गिर पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वो भेड़ी उस पर झपटते, एक गाड़ी की हेडलाइट उसके बेहद करीब आकर अचानक रुक गई। शायद भगवान ने किसी को भेज दिया था उसकी इज्जत की रक्षा के लिए। उसने मन ही मन भोलेनाथ का धन्यवाद किया था और हिम्मत जुटाकर गाड़ी की ओर भागी थी। लेकिन भागते हुए उसके पाँव में बुरी तरह मोच आई। वो लड़खड़ाई और सड़क पर गिर पड़ती इससे पहले ही गाड़ी से उतरते हुए एक इंसान ने झपट कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वो एक पल के लिए उसकी बाहों में झूल गई, लेकिन अगले ही पल वो बुरी तरह चौंक उठी थी। वो छुअन, वो एहसास कुछ जाना पहचाना सा था। सानवी ने कांपती पलकें उठाकर उस इंसान की ओर देखा और वहीं स्तब्ध रह गई। उसे थामने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्नब था। सानवी कितने सपने सजाकर आकाश के पास लौटी थी कि जब वो उसे सही सलामत अपने सामने देखेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो जैसे आकाश के पास पहुंची, आकाश ने उसे धुतकार दिया और अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। वो एक बड़ी जायदाद की मालिक तो थी, चाहती तो अपने घर लौट जाती, मगर उस वक्त उसे कोई भी पनाह नजर नहीं आ रही थी। पति ने ठुकरा दिया और एक महबूब को वो ठुकरा कर चली आई थी। उसने दोनों की मोहब्बत खो दी थी और दुख का एहसास इतना तेज था कि उसे किसी भी बात का होश कहाँ रहा था। अर्नब ने सानवी की तरफ देखा। उसका चेहरा बारिश में भीग रहा था, मगर इसके बावजूद वो जानता था कि वो रो रही है। अर्नब ने नरमी से उसके आंसू साफ करते हुए उसे अपनी हिसार में ले लिया। उसे पता हो गया था कि सानवी को उसके पति ने धुतकार कर भेज दिया है और वो तब से सानवी को ही तलाश करता फिर रहा था, क्योंकि गेट पर खड़े गार्ड ने उसे बता दिया था कि मेम साहब ने टैक्सी ड्राइवर को क्या एड्रेस दिया था। और कुछ देर बाद अर्नब उसी एड्रेस पर पहुंच गया था। मोहल्ले के लोगों ने उसे सारी कहानी सुना दी थी, जबकि आकाश भी घर के बाहर निकल आया था। आकाश ने अर्नब पर सानवी को लेकर तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगाए थे और घटियापन की हद कर दी थी। अर्नब को बार बार सानवी पर अफसोस हो रहा था कि ऐसे आदमी से उसने मोहब्बत की थी जो उसकी कदर ही नहीं करता था और उसके किरदार की धज्जियाँ बिखेर चुका था। सानवी उसकी ज़िंदगी में कहीं से कहीं तक नहीं थी, क्योंकि माला ने उसकी ज़िंदगी में सानवी की जगह ले ली थी। अर्नब को एक अनजाना सा सुकून भी हुआ था कि वो इस आदमी के चंगुल से बच गई थी। वो तो आकाश की बातों से ही पहचान गया था कि वो एक नंबर का घटिया इंसान है, और उसके साथ उसे सानवी के लिए भी दुख हुआ था। मोहब्बत को खोने का दुख क्या होता है, ये अर्नब से बेहतर शायद कोई नहीं जान सकता था। उस वक्त सानवी अर्नब के गले लगी हिचकियों से रो रही थी और बार बार उससे माफ़ी भी मांग रही थी। यह एहसास ही जानलेवा था। अगर आज भी अर्नब उसकी हिफाजत ना करता तो वो कहाँ जाती। शायद अब तक उसकी इज्जत पामाल हो चुकी होती। तकलीफ़ की तेज़ी से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि अर्नब ने भी उसे रोने दिया। अगर वो एक बार रो लेती तो उसके दिल का सारा गुबार आंसुओं की सूरत में बाहर निकल जाता। अर्नब ने उसे गाड़ी में बिठाया और अपने अपार्टमेंट में ले आया। प्लीज़ सानवी, इस वक्त कुछ मत कहना,
कमरे में जाओ, कपड़े बदलो और आराम करो। सुबह हम इस बारे में बात करेंगे। सानवी ने रोते हुए कुछ कहने के लिए होंठ खोले थे कि अर्नब ने उसे अचानक टोक दिया था। और ये बात बोलते वक्त अर्नब के चेहरे पर एक ठंडा सा भाव था। कोई नरम एहसास नहीं था जो हमेशा उसके चेहरे की खास पहचान हुआ करता है। अर्नब ने उसे कभी भी किसी बात के लिए नहीं रोका था, बल्कि पहले जब वो बोला करती थी तो अर्नब दीवानों की तरह उसके चेहरे को देखा करता था और पूरे ध्यान से उसकी हर बात सुना करता। सानवी के दिल को उस पल एक गहरा धक्का लगा था। आकाश की मोहब्बत को खोने का इतना गम नहीं हुआ था जितना इस वक्त अर्नब के बदले हुए लहजे से उसे तकलीफ हुई थी। मगर अब वो सवाल नहीं कर सकती थी। किस हक से करती? अर्नब ने उसे अपनी मोहब्बत का हक दिया था, मगर उसने बहुत बेरहमी से उस मोहब्बत को ठुकरा दिया था। उसे अब याद आ रहा था कैसे अर्नब उसके सामने गिड़गिड़ाया था, उसे हाथ थाम कर रोया था, मगर उसने एक बार भी उस पर रहम नहीं किया था। वो खुद भी अब रहम के काबिल नहीं रही थी। आधी रात तक सानवी सोचों में डूबी रही। उसे नींद नहीं आई, दिल बेचैन था, सीना भारी था। वो खुद को बार बार कटघरे में खड़ा करती रही। एक बार ठुकरा कर चली गई थी, अब उस प्यार के लायक नहीं बची थी। अर्नब का ठंडा रवैया उसे बहुत कुछ जता चुका था। यहाँ से भी ठुकरा दी जाती तो कहाँ जाती। अब उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी और ना ही जीने की कोई वजह। वो खुद को इस दर्द भरी जिंदगी से आज़ादी देना चाहती थी। धीरे धीरे वो बिस्तर से उतरी और अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। चलते चलते उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने एकदम मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, मगर एक अजीब सा डर उसके जिस्म पर समा गया था। वो तेज तेज कदमों से एक और भागी। पीछे से कदमों की आहट फिर से सुनाई दी। अब वो बुरी तरह डर चुकी थी। इतनी रात को अर्नब के अपार्टमेंट से निकलना अब उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती लगने लगी थी। पीछे से किसी ने उसका बाजू पकड़कर झटके से अपनी ओर खींचा। वो जोर से उससे जा टकराई। डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं, मगर वो खुशबू, वो जानी पहचानी सी खुशबू उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर गई। सामने ही अर्नब खड़ा था। उसकी आंखों में छलकते हुए आंसू अंधेरे में भी चमक रहे थे। कितनी बार छोड़कर जाओगी मुझे सानवी? क्या अब तक तुम्हारा दिल नहीं भरा मुझे तकलीफ देकर? और कितना रुलाओगी मुझे? वो दर्द में डूबी आवाज़ में बोला था। सानवी अचानक सड़क पर ही जोर जोर से रोने लगी और उसके सीने से लग गई। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी अर्नब। यहाँ से जाते वक्त भी मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर आकाश के साथ मेरा पति पत्नी का रिश्ता था, जो हमारे इस बेनाम से रिश्ते से कहीं कीमती था। बस इसीलिए मैं चली गई, मगर उसने मुझे धुतकार दिया। और जब मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझ पाई। वो हिचकियों में अपनी सच्चाई बयान कर रही थी। अर्नब एक पल में उसके चेहरे के करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी सांसें सानवी की रूह तक जा पहुंची। पहली बार बेकरार होकर वो उसके नरम होठों का जाम पी रहा था, अपने अंदर के बेसुकून जज्बातों को सुकून दे रहा था। सानवी की बोलती बंद हो गई थी, उसकी आंखें फैल गईं, वक्त जैसे थम सा गया था। कुछ देर बाद अर्नब थोड़ा सा पीछे हटा था और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और मदहोश आंखों से उसे देखा। सानवी कुछ भी नहीं बोली, बस लरजती हुई पलकें झुक गई थीं, शर्म की लाली गालों पर उतर आई थी और फिर चुपचाप पलटी और अपार्टमेंट में दाखिल होकर अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। उसकी आंखों में अर्नब के लिए हाँ नजर आई थी और अर्नब भी एक अजीब सी राहत, एक तसल्ली के साथ अपने कमरे में जाकर लेट गया। 3 दिन बाद आकाश ने सानवी को तलाक दे दी थी और फिर कुछ ही अरसे में सानवी और अर्नब ने शादी कर ली। बड़ी सादगी से दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की थी। वो घर वापस आ ही रहे थे कि अर्नब के मोबाइल पर कॉल आया था। एक इमरजेंसी केस था। वो सानवी को घर के गेट पर उतारकर सीधे अस्पताल चला गया था। रात के करीब 11 बजे जब वो अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र सानवी के कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ी। आज की सुहागरात तो गई बेटा, उसने बालों में उंगलियां फंसाते हुए धीमे से बड़बड़ाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसे एक प्यारी सी खुशबू और एक खुशगवार हैरत ने उसका स्वागत किया था, क्योंकि सामने ही बेड पर सानवी बड़े ही हक से सोई हुई थी। शायद उसका इंतजार करते करते थक गई थी, जो उसके लेटने की पोजीशन से साफ पता चल रहा था। होंठों पर हल्की सी मुस्कान दबाए अर्नब उसके करीब गया और बिना कुछ सोचे समझे उसके गुलाब जैसे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। सानवी ने झटके से आंखें खोलीं। इतना प्यारा सरप्राइज देने के लिए मैनी मैनी थैंक्स मेरी जान, वो उसके बालों को संवारते हुए बोला था और सानवी अर्नब की आगोश में समा गई। तो आपने क्या सोचा था?
मैं आज की रात भी अपने कमरे में रहती? हरगिज भी नहीं। अब तो मैं आपसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। उसने अपना सर अर्नब के कंधे से टिका दिया था और उस रात अर्नब ने बिना किसी झिझक के अपने जज्बात पूरी तरह सानवी के वजूद पर लुटा दिए थे। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो पहले से शादीशुदा थी। वो तो बस इस बात पर खुश था कि उसकी मोहब्बत उससे मिल चुकी थी। वो बादल बनकर उसके नाजुक वजूद पर छा गया था और सानवी के दिलो दिमाग से आकाश का नाम मिट चुका था। अब उसे याद था तो बस अर्नब और उसकी दीवानगी भरी मोहब्बत। अब दोनों एक बेहद खुशगवार और सुकून भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ प्यार है, एक दूसरे की इज्जत है, कद्र है और हर आंसू की कीमत समझने वाला एक सच्चा हमसफ़र भी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।